हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक और आर्थिक जीवन उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विविधता की समझ। इससे पहले मैंने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसकी एक सीरीज स्टार्ट की है। उसकी मेरी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें मैंने हिस्ट्री के 5 चैप्टर अपलोड किए हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन्हें जरूर चेक कीजिएगा अगर आपको क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़नी है तो। आज से हम जो राजनीति विज्ञान है क्लास 6 का, उसके चैप्टर के बारे में देखेंगे, विविधता की समझ। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है, ये आप सबका बेस क्लियर करने के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, जो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, उसमें जो बेसिक बातें आती हैं वो सारी आती हैं इन एनसीईआरटी की बुक से। तो हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री के 5 चैप्टर हो चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस का ये मेरा पहला चैप्टर है। इसके बाद जो दूसरे चैप्टर हैं उनकी वीडियोज में अपलोड करती रहूंगी। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विविधता की समझ से। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि विविधता का मतलब क्या होता है, जो इस चैप्टर का नाम है। क्योंकि चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, जब तक आप उसके हर एक शब्द, हर एक वर्ड के मीनिंग को नहीं समझेंगे, तब तक आपको वो पूरा चैप्टर ही नहीं समझ आएगा। पूरे चैप्टर में अगर एक भी ऐसा शब्द है, एक भी ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता, इसका मतलब आप वो पूरा चैप्टर नहीं समझते। क्योंकि उस चैप्टर में जो जो भी वर्ड दिया गया है वो पूरे चैप्टर से संबंधित है, उसका संबंध पूरे चैप्टर से है। तो आपको एक एक वर्ड समझना है। तो पहले हम समझेंगे कि विविधता क्या होती है, उसके बाद में हम इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे कि ये चैप्टर जो मतलब बुक के माध्यम से समझाया गया है वो कैसे समझाया गया है। तो विविधता का क्या मतलब होता है? विविधता का मतलब होता है अलग अलग, यानी जिसके अनेक प्रकार हो। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग समाज जो भारत में अभी विद्यमान है। तो भारत जो है उसमें आपने जैसे सुना होगा कि भारत में विविधता में एकता है। मतलब अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि भारत में जैसे कि नॉर्थ इंडियन का जो कल्चर है वो अलग है, साउथ इंडियन का कल्चर अलग है, वेस्ट और नॉर्थ इंडियन का कल्चर अलग है। तो उसकी जो सोसाइटी है, उनका रहन सहन एवं खान पान, ये सारा अलग है। इसके बावजूद भी भारत में एकता है। मतलब भारत के ये जो जो लोग हैं वो आपस में बंधे हुए हैं, विविधता लिए हुए भी। अब आप अपने आसपास के लोग भी देख सकते हैं, आपको सारे लोग सेम नहीं मिलेंगे, खुद से अलग मिलेंगे। उसमें आपको किसी भी, हो सकता है किसी भी टाइप की सिमिलरिटी नहीं मिले। तो इस प्रकार भारत में अलग अलग जो अभी विशेषता हैं वो सारी लोगों की अलग अलग है। अलग अलग विशेषता वाले जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। अब हम बुक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि ये बुक में क्या लिख रखा है, और उसके बाद फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको देती जाऊंगी। ये आपके सामने 3 फोटो दिए गए हैं। एनसीईआरटी इस चीज को कैसे समझा रही है, आपके सामने ये 3 चित्र दे रखे हैं। इसमें एक लड़की है, इसमें भी एक लड़की है, और एक इसमें लड़के का चित्र दिया गया है जो कि थोड़ा सा वियर्ड है। तो आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए, मतलब जो क्लास 6 में स्टूडेंट है उन स्टूडेंट ने ये 3 चित्र बनाए हैं। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि आपका चित्र इसमें बनाइए। तो हो सकता है कि आपका चित्र जो है वो इन तीनों चित्रों से मैच नहीं हो। ठीक है, सीधी सी बात है कि वह मैच नहीं होंगे। इनफैक्ट जो ये तीनों चित्र हैं वे भी आपस में मैच नहीं हो रहे। जिसमें कि लड़की दी गई है जिसके बाल खुले हुए हैं, इसकी 2 चोटी बनी हुई है, और ये लड़का दिया गया है। तो ये किसी भी रूप में आपस में सेम नहीं है, ये विविधता लिए हुए हैं, ये अलग अलग है। इसीलिए कहने का मतलब ये विविधता लिए हुए हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो इस बॉक्स में अपना चित्र बनाए, उनका चित्र आपको इन तीनों चित्र में से किसी से मैच हो सकता है, नहीं भी हो सकता। आप जैसे कि नॉर्थ इंडियन कल्चर है, उसमें काफी सारे लोग हैं जो एक ही विशेषता को लिए हुए हैं। तो हो सकता है कि मैच होए, पर पॉसिबिलिटी यही है कि वो मैच नहीं होगा। क्योंकि जैसे स्टूडेंट को कहा गया कि आप पेंटिंग कीजिए,
तो इसमें क्या हो गया कि उन्होंने जो चित्र बनाए, जो पेंटिंग की, उनमें भी भिन्नता है, उनमें भी इवन समानता नहीं है। तो जो एक्चुअल में है लोग, तो उनके रूप रंग खान पान, इनमें कैसे समानता हो सकती है? उनमें तो भिन्नता ही होगी, जबकि वे जो उनको ओनली पेंटिंग करने के लिए दी थी, उनमें भी इतनी भिन्नता है। तो इसमें ये बताया गया है कि आप अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक से हैं। ये एक क्लासरूम की टास्क है, जिसको अभी हम ऑनलाइन स्टडी में नहीं पढ़ सकते। तो इसमें हम ये पोर्शन स्किप करके डायरेक्ट यह करते हैं, दोस्ती करना। यहाँ से हम चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। ठीक है, मतलब आपको किसी ऐसे बंदे से फ्रेंडशिप करनी है जो आपके जैसा नहीं है, एकदम जैसा आपके जैसा तो नहीं होगा, पर वो आपसे एकदम अलग है। तो क्या आप उससे फ्रेंडशिप करेंगे? इसके लिए दो स्टोरी दी गई है एनसीईआरटी की बुक में, हम उसको देखेंगे ताकि एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। मजाक जो कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। इसमें एक लड़के के बारे में बता रहा है कि वह ऑथर बता रहा है कि वह एक अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले हुए शब्दों में चिल्लाकर सुनाता था। मतलब जो हेडलाइंस थी, वह जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो उसे सुनाता था चिल्लाकर। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। तो जो अखबार बेच रहा था उसका वह शौक हो गया और वो पूछने लगा कि आपको हिंदी आती है? तो ऑथर बोल रहा है कि बिल्कुल, और उसने उसको अखबार के पैसे दे दिए। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। तो उसको ऐसा लगा कि वह दिखने में अंग्रेज है तो उसको हिंदी नहीं आती होगी। तो वो ऐसे समझ रहा था कि वो हिंदी न्यूज़पेपर मांग रहा है, इसका मतलब उसको हिंदी आती है। तब वह कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल हिंदी पढ़ सकता हूँ, और मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, क्योंकि उसके स्कूल में एक सब्जेक्ट थी जिसमें उसने हिंदी पढ़ी थी। अब वो पूछता है सब्जेक्ट, क्योंकि उसने सब्जेक्ट वर्ड यूज किया। तो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला छोटा बच्चा होता है वो पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या, क्योंकि वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, क्योंकि वह स्कूल नहीं जा पाया। अदरवाइज उसकी जितनी एज थी उसको स्कूल में होना चाहिए, पर किसी कंडीशन से वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं सब्जेक्ट इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। तो वह बोलता है वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया और वह आगे निकल गया जिसने पेपर खरीदा था। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। सब्जेक्ट का अर्थ एक विषय भी होता है, एक दूसरा अर्थ है प्रजा। वह उस अर्थ में इसका प्रयोग कर रहा था जो अखबार बेच रहा था छोटा बालक। फिर ओ यह कुछ पढ़ाई लिखा से संबंधित है, मैंने कहा। उसको ऐसा लगा, उसने वो बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा कभी नहीं। फिर उसने कहा मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। वो बता रहा है कि पहले उसकी मम्मी भी उसके साथ आती थी, अब वो पूरा काम अकेले कर रहा है। फिर वह पूछ रहा है कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? फिर उसके बाद बत्ती जो होती है वो लाइट ग्रीन हो जाती है और वह आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का है वो कह रहा है कि वह मेरठ में है, और उसके साथ ऐसा बोलकर ट्रैफिक की इतनी आवाज थी कि वह सही ढंग से नहीं समझ पाया। फिर नेक्स्ट डे वो जो छोटा लड़का था न्यूज़पेपर बेचने वाला, उसने कहा कि मेरा नाम समीर है, और उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी समीर है। उसने बताया कि उसने जैसे अपना नाम बताया तो अखबार लेने वाले ने कहा कि मेरा नाम भी समीर है।
तो जो अखबार बेचने वाला समीर था उसने एकदम शौक से पूछा क्या, कि जैसे किसी का नाम सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में वह उससे पूछ रहा है कि क्या। तब वह कहता है कि हाँ। तो फिर जो जिसने अखबार खरीदा था उसने पूछा तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा और पवन। और पवन को पुत्र कौन है? हनुमान। ये वो उसे नॉलेज जानकारी दे रहा था। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। समीर एक मतलब जो ऑथर है जो न्यूज़पेपर खरीद रहा था, और समीर दो मतलब जो छोटा बालक है जो उसे न्यूज़पेपर बेच रहा था। फिर उसने कहा चलो हाँ ठीक है, और उसने उससे हाथ मिला दिया। उसके बाद वह फिर आगे निकल गया, और नेक्स्ट डे उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, क्योंकि मेरा चिर परिचित मुस्कान मतलब जितने 3 दिन वो उससे मिल रहा था, तो नेक्स्ट डे जब उससे मिला तब वो उस स्माइल के साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो समीर दो था उसने कहा मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य समाचार की सुर्खियों की तरफ देखा। मैंने मतलब जो समीर एक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था। उसने कहा मैं मुस्लिम समीर हूँ। जो समीर दो था उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। तो जो समीर एक है, जो ऑथर है, उसने वह हिंदू था, और जो समीर दो है जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वह मुसलमान है, और उसकी फैमिली मेरठ में रह रही थी, और मेरठ में दंगे हो गए थे। नेक्स्ट डे जब वो समीर एक आया तब चौराहे पर उसको समीर दो नहीं मिला, और उसके बाद वो उसे कभी भी नहीं मिला। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। अब हम देखेंगे कि जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि दोनों को ओनली वो ही सब्जेक्ट आती है। जैसे समीर एक है उसको इंग्लिश आती है पर उसको हिंदी भी आती ही है, तो समीर दो को अगर हिंदी आती है तो एक वाला उससे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग अलग थी, क्योंकि समीर दो मुसलमान था और समीर एक हम एज्यूम कर रहे हैं कि वह हिंदू था। तो ये आ ही गया कि जहां समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसलमान है, मतलब दोनों की लैंग्वेज अलग थी, भाषा अलग थी, दोनों की धर्म अलग हो गए। फिर भी दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि वे दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि को, ये जो भिन्नताएं हैं वो विविधता के पहलू हैं। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो विविधता है उसका मतलब क्या है कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि में अनेकता, आदि में विविधता, यानी उनके अनेक प्रकार। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। जैसे अब धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमियां तो हमने देख ही ली। उसके बाद हम अन्य पहलू देखें कि जो समीर एक था उसने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो वह अखबार बेचता था, वो कभी स्कूल नहीं गया, और समीर दो को इनफैक्ट स्कूल जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। इनफैक्ट आपने भी अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। जो ये जो होते हैं ना कि अलग जाति, अलग खान पान, ये जो है इसको हम विविधता का नाम दे सकते हैं, पर ये जो गरीब अमीर होते हैं, ऊंच नीच होती है, यह असमानता है, यह विविधता नहीं है। विविधता और असमानता में बहुत बड़ा फर्क होता है। विविधता मतलब जैसे कि किसी का, जैसे वो हिंदू वो मुस्लिम है तो ये विविधता है, पर समीर एक अमीर समीर दो गरीब है तो यह असमानता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न जमीन है, या पैसे जैसे संसाधन है जो दूसरों के पास है। जैसे समीर एक के पास पैसा था, उसके पास अवसर भी था, जमीन भी थी, पर समीर दो के पास कुछ भी नहीं था, मतलब वो अखबार बेच के अपना रोजी रोटी वो चला रहा था।
इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता के रूप नहीं है, ये असमानता के रूप है, यानी गैर बराबरी के रूप है। अब जो जाति व्यवस्था है वह असमानता का एक और उदाहरण है। जैसे जाति होती है ना, जाति क्या होती है कि समाज होता है, उसको अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। तो इस बंटवारे के बेसिस पे लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। जैसे कि वह जिस जाति में पैदा हो रहा है, जैसे कि कोई कुम्हार के घर में पैदा हो रहा है, तो उसकी जाति कुम्हार हो जाती है और आप वही बन जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जो कर्म था कि आपको क्या काम करना है, वो जाति के बेसिस पर डिसाइड होता था। तो जाति के बाद यानी जाति के बाहर वो कोई भी अपना पेशा नहीं कर सकता। जैसे कोई लोहार के घर में पैदा हुआ है तो उसे लोहार का ही काम करना पड़ेगा, कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो उसे वही काम करना पड़ता है, वह अपना पेशा नहीं बदल सकता। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। मतलब अगर आप सोनार का काम कर रहे हैं तो आपको वही काम करना है, आप लोहार का काम नहीं सीख सकते। ये प्राचीन काल में यह परंपरा चली आ रही थी। अब इसकी डिटेल हम आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए, ठीक वैसे ही आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो अलग होंगे आपसे। जैसे कि उनके घर पे आपने अलग टाइप का खाना खाया होगा, उनके अलग फेस्टिवल होंगे, उनके अलग कपड़े होंगे, उनकी कुछ भाषा अलग होगी। जरूरी नहीं है जैसे आप हैं वैसे वो ही हों। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियां, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। ये इसमें कुछ बता रहा है कि वे जो कहानियां हैं उनको पढ़कर और जैसे जैसे आप कहानियां बनाते हैं तो आपको नए नए विचार मिलते होंगे। तो जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, जैसे कहानियां लिखने के लिए कोई मन से तो बनाता है पर उससे पहले उन्हें काफी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और जो वास्तविक जीवन है और जो काल्पनिक जीवन है वे उनसे प्रेरणा लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और जो हम सोच रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। इसके लिए वो कुछ बुक भी पढ़ते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी, जानवरों से रिलेटेड। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। जैसे राजा रानी के जो किस्से होते हैं कुछ लोगों ने वो लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। अब जैसे कि कहानियां लिखने की बात करें तो आप इसमें देखिए कितनी सारी विविधताएं हो गई। किसी ने जंगल की लिखी, किसी ने स्टोरी लिखी, किसी ने राजा रानी की लिखी, किसी ने अपने बचपन की यादें लिखी। तो उन्होंने विविधता लेते हुए अलग अलग टॉपिक पर कुछ न कुछ कहानियां लिखी। अब आप इमेजिन करिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, जो कलर हैं लाल और सफेद। एक तरह का ही खाना खाते हों जैसे कि आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों जैसे कि हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल में अपना मनोरंजन करते हो। तो क्या वे ऐसी जगह पर रहकर कहानियां लिख पाएंगे? अब ये इससे क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि जो पहला व्यक्ति था जिसने कहानियां लिखी वास्तविक और काल्पनिक जीवन में, तो उसने जैसे उसे खाली दो रंग ही देखने को मिले, क्योंकि वो इतना अगर इमेजिन कर रहा है और उसके सामने आप ओनली दो रंग के कपड़े पहन रहे हैं, एक टाइप का खाना पा रहे हैं, मतलब उसमें आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसे जो जंगल में जाकर जानवरों के नजदीक रहता है, उससे दोस्ती करता है और मतलब जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखता है। तो उस व्यक्ति के पास अगर आप खाली दो पशु पक्षी को पालते हो तो क्या, उसमें भी हिरन और कौवा, तो क्या वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह पाएगा जो इस टाइप की स्टोरी लिखता है? और जो अपने बचपन की यादों, जैसे कि जो स्कूल और दोस्तों के साथ जो इनकी यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, उनको निकाल कर वो अगर कुछ स्टोरी लिखता है, उसको पास आप ओनली सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो, तो ऐसी जगह रहकर वो अपनी कहानियां नहीं लिख सकते ना, क्योंकि उन्हें जब तक विविधता नहीं मिलेगी, इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अब हिरन और कौवा से रिलेटेड वो क्या कहानी लिख पाएगा? वो उनमें क्या दोस्ती के बारे में लिख पाएगा या उनके बारे में क्या लड़ाइयों के बारे में लिख पाएगा? तो इस प्रकार भारत में हम विविधता देखेंगे। जो भारत है वो विविधताओं का देश है।
उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग त्योहार मनाते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन हम सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग है। मतलब खाना तो हम खा रहे हैं, पर क्या खा रहे हैं और उसको कैसे बना रहे हैं, बस ये तरीका अलग है। बाकी खाना खाना सबके लिए एक जैसा है। खाना बनाना और खाने का टाइप ये सबके लिए अलग अलग है। अब हम देखेंगे कि विविधता को एक्चुअल में हम समझे कैसे, क्योंकि देखो अगर जो कपड़े हैं वो अलग अलग है, पर कपड़े पहनना है ये तो सबका समान ही है। अब हम विविधता को कैसे समझे इसके बारे में देखेंगे। करीब 200 वर्ष पहले जब ट्रेन, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी तो लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। ये तो रेल और ये सारी तो जैसे ट्रेन और ये सारा तो अंग्रेजों ने शुरू किया, मतलब ये अभी अभी का काम है। पर इससे पहले जैसे हजारों वर्ष पहले, ये तो चलो ठीक है, हजारों वर्ष तो बहुत दूर हो गए, 300-400 साल पहले भी जब ट्रेन वगैरह कुछ भी नहीं थी, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब कैसे जाते थे? पानी के जहाज में जाते थे, घोड़ों पर चढ़ के जाते थे, ऊंट पे बैठकर जाते थे, या फिर पैदल ही जाते थे। कुल मिला के वह यात्राएं करते थे। अब वो यात्राएं क्यों होती थी? खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए। मतलब कुछ ना कुछ उनका ये या तो फिर खेती के लिए या उनका व्यापार की कुछ खोज में, या जो नई भूमि तलाशनी है उनके लिए वह एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। पर क्या था कि यात्रा में पहले बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। क्योंकि इतना दूर जाने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक आध दिन रह के वापस रिटर्न हो, और आपको इतने महीनों महीनों की यात्रा करनी है। तो लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहीं ठहर जाते थे। अब क्या होता था कि ये तो चलो ठीक है कि किसी रीजन से वो गए, पर बहुत बार ऐसा होता था कि वहां पे सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, अकाल हो गया, तो लोग अपना घर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते थे। या तो ऐसा होता था कि जहां पर वो लोग रह रहे हैं वहां पर उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो वो नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। मतलब घर छोड़ने का कारण इसमें मेंशन किया गया है कि या तो खेती के लिए, या व्यापार के लिए, या किसी काम के लिए, यात्रा करने के लिए। उसके अलावा अगर सूखा अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध के लिए, या फिर काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना अब जहां से वे आ रहे हैं वो तो उनके पास होती ही थी, जो उनके पास पुरानी चीजें हैं। और जहां वे नई जगह जा रहे हैं कुछ वे वहां से ग्रहण कर लेते थे। तो इसमें वो क्या हो जाता कि पुराने और नए का वे एक नया मिश्रण कर लेते थे। मतलब कुछ यहाँ की संस्कृति, भाषा, भोजन, संगीत, धर्म जो भी है, और कुछ पुराने का, तो इन दोनों नया और पुराने का मिश्रण हो जाता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था, यानी वह एक्सचेंज होती थी, और एक मिली-जुली संस्कृति उभरी। क्योंकि कुछ वे जो छोड़कर आए वो तो उनके साथ रहता ही था, और कुछ वे वहां पे आके ग्रहण कर लेते। तो इस प्रकार से एक मिली-जुली मिश्रण संस्कृति का उदय होने लगा। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इसमें इतिहास देखा वही, इसमें इन शॉर्ट ये बताया गया है कि जो सांस्कृतिक जीवन है उनका भी आपस में आदान प्रदान होता था, तो इस प्रकार उनमें भी विविधताएं आने लगी। अब हो गया, इसके बाद हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति में किस प्रकार से लोग एडजस्ट होते थे। जैसे कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, पर जहां से वो आ रहा है वो समुद्र के पास पहले रह रहा हो, और फिर वह पहाड़ी इलाकों में रह रहा हो, तो उसमें जो जीवन होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। मतलब खाने पीने का तो होता ही है, कपड़ों का होता है, और काम, जैसे कि जो समुद्र के आसपास के लोग हैं वो अलग टाइप का काम करते हैं, जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं वह अलग टाइप का काम करते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, कपड़े, ये सारा अलग अलग होता है। क्योंकि जो शहर में लोग रह रहे हैं उन्हें, अब जैसे गांव के जो लोग होते हैं वो खुद से खेती बाड़ी करते हैं, जो वे सब्जी खाते हैं वे खुद उगाते हैं, जो अनाज खाते हैं वो खुद उगाते हैं। पर जो शहर के लोग होते हैं वे कभी खेती नहीं करते। उन्हें नहीं पता
कि जो वे सब्जी खा रहे हैं वो कैसे उग के उनके पास आ रही है, वो उनको डायरेक्ट हाथ में मिलती। तो इस प्रकार ये भी शहर और गांव में एक विविधता है। जो शहर वाले होते हैं वो बाजार पर निर्भर करते हैं, और जो बाजार में जो ये सारी चीजें होती है वो गांव के लोग सप्लाई करते हैं। अब भारत के जो दो भाग हैं, लद्दाख और केरल, जो एक नॉर्थ में है एक साउथ में है। अब इसमें जैसे भौगोलिक विविधता की बात की गई है, इसीलिए हम एक नॉर्थ और एक साउथ की जगह के बारे में एनसीईआरटी बता रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लद्दाख। या फोटो देख सकते हैं कि इसमें ऊंचे पहाड़ हैं और रेगिस्तानी जो इलाका है। अब जो लद्दाख है वह कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। इसमें ये पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होगी तो खेती पॉसिबल ही नहीं है, और इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए वहां पे क्या पेड़ भी बहुत कम उग पाते हैं, और जो गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तो लोग वही पानी पीते हैं। तो ये लद्दाख की विशेषताएं हो गई। और यहाँ के जो लोग होते हैं वे एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। यह जो ऊन होता है वो बहुत कीमती होता है, और जो इसीलिए जो पश्मीना जो शॉल होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसकी ऊन काफी महंगी होती है। इस जो ऊन को वो इकट्ठा करते हैं लद्दाख के लोग, और जो कश्मीर के व्यापारियों को वे बेच देते हैं, और जो कश्मीर के व्यापारी हैं वो इनके बुनकर पश्मीना शाल बनाते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं। तो पश्मीना शाल जो है वो रेडी मिलती है कश्मीर से, पर उसका जो कच्चा माल होता है वो मिलता है लद्दाख से। अब यहाँ के जो लोग हैं वो दूध से बने पदार्थ, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे मक्खन, चीज और मांस, ये खाते हैं। और हर फैमिली के पास लगभग कुछ गाय, बकरी और याक होती है, जिससे वे खुद का भी पेट पालते हैं, और प्लस में जैसे गाय का दूध वो आगे बेचते हैं, जिससे इनके घर में कुछ आय भी होती है। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। मतलब तिब्बत जाने के लिए लोग लद्दाख की पहाड़ियों से होकर घाटियों से होकर जाते थे। ये जो काफिले हैं वो अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे, क्योंकि भारत जैसे स्टार्टिंग से ही मसालों के लिए फेमस रहा है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी में मुसलमान है। पहले यहाँ बौद्ध धर्म विकसित हुआ, इस्लाम का तो अभी 400 साल से ही स्टार्ट हुआ, इसलिए फिर यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ी। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। ये इंपॉर्टेंट है कि केसर सागा क्या है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तिब्बत का ग्रंथ है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों पढ़ते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो इस प्रकार हमने लद्दाख के बारे में देख लिया कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, प्लस में अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो किस हिसाब से आते हैं, और लद्दाख की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, मतलब इनका व्यापार कैसे चलता है। अब हम देखेंगे केरल के बारे में। केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में एक स्टेट है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो आपको जैसे इसमें समुद्र है, अब लद्दाख में क्या था, पहाड़ियां थी, और वो एक रेगिस्तानी इलाका था, और वहां पे बर्फ भी जमती थी। पर यहाँ पे क्या है, समुद्र है, और ये दोनों भारत के ही हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। अब आपने इससे पहले देखा कि लद्दाख की जो घाटियां हैं उससे निकल के लोग तिब्बत जाते थे और अपने साथ में मसाले लेके जाते थे। इन्हीं मसालों का उत्पादन कहाँ होता था? केरल में होता था। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी जो थे वो केरल में आए थे, और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्म दूत हैं संत थॉमस, वह लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किनको? जो ईसा मसीह के धर्म दूत माने जाते हैं, संत थॉमस। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का
विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी केरल में। ठीक है, ये अपने यात्रा वृतांत में वे बता रहे हैं कि वहां पे मुसलमानों की काफी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। मतलब यहाँ पे कौन कौन आए, जैसे ईसा मसीह के धर्मदूत भी आए, तो इब्न बतूता भी आया, वास्को डी गामा जो आया था भारत की खोज उसने की थी, और यहाँ पे उसको कालीकट में जमोरिन नाम के व्यापारी ने राजा ने उसका वेलकम किया था। इसकी जो डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के उसमें ही आया था और जमोरिन ने उसका वेलकम किया था, कालीकट में वह आया था। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के जो लोग हैं वो विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जो भी यहाँ पे आए बसे, तो उनका धर्म भी आगे बढ़ता गया। तो इसीलिए जो केरल में लोग रहते हैं वो इन सभी धर्मों को मानते हैं। अब चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से, जो चीन में जाल यूज होते थे उनसे एकदम हूबहू मैच करते थे और उन्हें चीना वाला कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार चीना वाला करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मछली पकड़ने का जाल है जो चीन के व्यापारी यहाँ लाए थे। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते हैं। इनमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जहां से उत्पत्ति होगी उस एरिया का नाम भी उसमें निहित होगा। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी का एरिया है, इसीलिए यहाँ पे लोग चावल ज्यादा उगाते हैं। तो इस प्रकार हमने केरल की भी विशेषताएं देख ली। यहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है और इनका जो इतिहास है वह एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। मतलब जो बाहर के व्यापारी हैं वे आए, चीन के भी आए और अरब के भी आए, दोनों जगह। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। मतलब लद्दाख में ऊन उगाई गई और केरल में मसाले। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। मतलब आप जैसे लद्दाख में जाके आप चावल उगाना चाहेंगे या मसाले उगाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप केरल में आके पश्मीन ऊन की बुनाई करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भूगोल और इतिहास का गहरा संबंध होता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन से। हमारे वर्तमान जीवन का आधार काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। पहले जहां थे दूसरी जगह पे जाएंगे तो हमें उनका मिलेगा, पर जो हमारा पहले था वो हमारे पास हमेशा रहेगा। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। मतलब इस प्रकार क्या होता है कि हम साथ में रहना सीख जाते हैं। तो विविधता में एकता। अब जैसे भारत की विविधता या अनेकता है, उसकी ताकत का जो स्रोत है वो है एकता में ही निहित है। अब जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। अब जैसे आजादी के लिए किसी ने ये नहीं देखा कि तुम किस कास्ट के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा रहन सहन कैसा है, सब एक साथ आए, सब में एकता थी, इसीलिए हमने अंग्रेजों से लड़कर अपने देश को आजाद किया। तो यही विविधता की एकता भारत की मुख्य विशेषता है। वो जो लोग थे उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार अंग्रेजों की लड़ाई में वे सारे एक साथ थे, उनमें एकता थी। अब ये जो एक पोयम दी गई है आप इस पोयम को पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। इसका इतना रोल नहीं है। इसमें ये जो गीत बताया, एक्चुअली ये पोयम नहीं ये गीत है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के लाना। ये जो पूरा गीत है यह गाया गया था जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद इस हत्याकांड में क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर। उसने जलियांवाला जो बाग है वहां पे लोग मीटिंग कर रहे थे और वहां पे लोगों पर उसने गोलियां चलवा दी थी और इतनी सारी सभा में
महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे जितने भी लोग थे उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये जो गीत था वो अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए, वो मतलब जो अंग्रेजों की जो नीति थी उसका विरोध करने के लिए लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो जो लोग वहां पे घायल हुए थे या जो मर गए थे उनकी याद में यह गीत गाया गया था। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बना रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने लोग मारे गए तो उसमें हमने फिल्टर लगा के उनके लिए गीत तैयार नहीं किए थे कि तुम हिंदू हो तो तुम्हारे लिए ये गीत गाया जाएगा, तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे लिए ये गीत गाया गया। तो वो उसमें इतनी विविधता होने के बाद भी सबके लिए एक ही प्रकार का गीत गाया गया। अब जैसे भारतीय झंडा है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। मतलब अलग अलग जो प्रथा हैं, विश्वास हैं, उनको लोग एक साथ स्वीकार करते हैं। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता विचार हमने दिया। मतलब कि इतने सारे लोग हैं तो उनमें एकता है। इसका जो अच्छे से डिस्क्राइब किया था जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है। तो इस प्रकार क्लास 6 का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है विविधता की समझ, उसको आज हमने अच्छे से देखा। आपको क्या करना है कि वीडियो को देखते जैसे जैसे इसके आपको नोट्स भी साथ में बनाते रहने हैं, जिससे फ्यूचर में आपको रिवीजन में इजी रहेगा। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।